महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन, हम सबको धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाश्री राव जी को सादर वंदामी, और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीआरसी गूगल मीट के इस प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन हम किसी बहुत ही व्यवहारिक विषय पर चर्चाएं करते हैं। उसी कड़ी में, जैसा भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम निकट है और बहुत से स्थानों पर हमारे अति उत्साही साथी तैयारियों में भी जुट गए होंगे, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, तो धम्मभूमि का हमेशा ये प्रयास रहता है कि जब भी समाज के संसाधनों से किसी भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो, तब निश्चित रूप से उसके आउटपुट, उसके जो भी परिणाम समाज पर, देश पर पड़ने चाहिए, कुछ निश्चित सकारात्मक बदलावों के साथ हम उन पर चर्चाएं कर सकें, ताकि भविष्य में आयोजित होने वाले जयंती के, महाकारुणिक बुद्ध पूर्णिमा के या ऐसे अन्य किसी भी कार्यक्रम को एक दिशा मिल सके। तो उसी कड़ी में आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जयंती समारोह है, जो अभी 14 अप्रैल 2025 को आयोजित होना है, उसमें हमारी भूमिका क्या है। अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि विशेष रूप से धम्मभूमि से जुड़े हुए जो साथी हैं उनके संदर्भ में, और मैं तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक कह रहा हूँ कि धम्मभूमि के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले साथी ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां बाबा साहब को मानने वाले लोग रहते हैं, ये बातें उनके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम जयंती के कार्यक्रम को किस तरह से आयोजित करने का काम करें। और मैं अपनी तरफ से कुछ बता भी नहीं रहा हूँ, जो बातें श्रद्धेय बंते जी अक्सर चर्चाएं करते हैं, श्रद्धेय बंते जी का पिछले 30-40 वर्षों का लंबा अनुभव और उनके जो निष्कर्ष है, वही बातें आपसे साझा कर रहा हूँ। तो यदि हम आज के विषय पर बात करें, तो जो प्रारंभिक सवाल हमारे मन में उत्पन्न होता है वो ये हो सकता है कि हम जयंती के कार्यक्रम को मनाएं क्यों, इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, और यदि कोई नहीं मनाए तो क्या फर्क पड़ना है, और कोई मनाए तो क्यों मनाए। तो बहुत गहराई में बात न करते हुए मैं सुस्पष्ट शब्दों में 2-3 बिंदु आपसे साझा करूं। एक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हजारों साल के भारतीय इतिहास में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर वो युग पुरुष है, वो महामानव है, जिनके संघर्षों, जिनके समर्पण, जिनकी कठिन मेहनत, जिनकी प्रतिभा, जिनकी सामाजिक प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता ने असंख्य कष्ट खुद सहे बाबा साहब ने, उसके बाद भी हम सब लोगों के लिए, पूरे देश के अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो अधिकार सुनिश्चित किए, जिस तरह का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान उन्होंने पूरे देश की व्यवस्था को संचालित करने के लिए दिया, ये अपने आप में पर्याप्त है इस बात को सिद्ध करने के लिए कि हम सब के जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव आए हैं, निश्चित रूप से उनके पीछे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर मैं बहुत से साथियों से कहा करता हूं कि हम में से किसी को भी अपने परदादा की डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। हम में से किसी को भी हो सकता है कि अपने दादा की डेट ऑफ बर्थ भी याद न हो, और इस बात की भी संभावना है कि हम अपने पिताजी की डेट ऑफ बर्थ को, उनका जन्मदिन कब होता है, ये भी भूल जाएं। लेकिन अपने परिजनों, अपने पूर्वजों की जन्म दिनांक, उनकी जयंती कब है, ये तक हमें याद नहीं है। लेकिन सुदूर महाराष्ट्र में पैदा हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर और वहां काम करने वाले प्राथमिकता से उन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जन्मदिन कब है, ये बच्चे बच्चे को अच्छी तरह से पता है। और ये काफी है ये सिद्ध करने के लिए कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का महत्व क्या है देश में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक राजनेता और राजनीतिक चिंतक के रूप में, एक समाज शास्त्री, दार्शनिक, इतिहासकार, और न जाने क्या क्या उनके व्यक्तित्व के पहलू रहे हैं। तो उन तमाम चीजों को जब हम समग्र रूप से देखते हैं, तो ये बात बहुत गहराई से समझ में आती है
कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का व्यक्तित्व भारत में ही नहीं, एशिया में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत विराट स्तर पर जाना पहचाना जाता है उनके योगदान को। और यही कारण है कि हम बहुत प्राथमिकता से उन्हें अपना मसीहा स्वीकार करते हैं, उन्हें अपना आदर्श स्वीकार करते हैं, उनके विचारों से सद्प्रेरणा लेते हैं, उनके विचारों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये स्वाभाविक ही है कि जिन लोगों को, जिस देश को किसी महानायक के संघर्ष की वजह से, उसके अतुल्य बलिदान की वजह से एक दिशा मिली हो, उसने सही मायने में लोकतांत्रिक स्वरूप को समझा हो, उसे लागू किया हो, उनका जन्मदिन मनाना, उनकी जयंती का कार्यक्रम बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। थोड़ा सा यदि हम इतिहास की बात करें कि अम्बेडकर जयंती शुरू कब से हुई, तो ये भी अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है कि बाबा साहब के जीते जी, बल्कि बाबा साहब की डेथ होती है 1956 में, और पहली बार देश में जब अम्बेडकर जयंती मनाई गई तो वो बरस 1928 की बात है। 14 अप्रैल 1928 को पुणे में सदाशिव रणपीसे नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में पहली बार बाबा साहब की जयंती का आयोजन हुआ। और वो पहला आयोजन ही अपने आप में इतना भव्य था कि बाबा साहब का चित्र या उनकी प्रतिमा रथ पर सवार होकर एक बहुत सुंदर झांकी पुणे में निकाली गई। बाबा साहब को अपना आदर्श मानने वाले उनके हजारों अनुयायी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और उसके बाद से हम देखते हैं कि एक सज्जन आते हैं, संभवतः उनका नाम बाबू एल लक्ष्मण, एल सदा एल हरलाल ऐसा कोई नाम था, लक्ष्मण हरलाल ऐसा कोई नाम। वो जय भीम का नारा देते हैं और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जारी रहता है 1928 से लेकर, और आज हम 2025 में बैठे हैं। हर वर्ष बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। ये भी है कि बाबा साहब खुद इस बात के बहुत पक्ष में नहीं थे। एक दिन हम बुद्ध पूर्णिमा का जिक्र करते हुए चर्चा कर रहे थे कि जब कुछ युवक बाबा साहब के पास आते हैं कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जन्मदिन की बजाय कुछ समय बाद महाकारुणिक बुद्ध का जन्मदिन आ रहा है, बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, आप उस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करें। लेकिन ये बात सत्य है कि बाबा साहब ने चाहा या नहीं भी चाहा, लेकिन ये उनके अनुयायियों की दीवानगी थी, अपने आदर्श के प्रति, अपने मसीहा के प्रति समर्पण का भाव था कि उन्होंने इस आम्बेडकर जयंती के उत्सव को, कार्यक्रम को एक बहुत ही राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्व में बदल कर रख दिया। और यही कारण है कि हमने देखा कि 2016 में जब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, तब जब हम आगरा में परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील रावल जी के कुशल नेतृत्व में धम्मभूमि की पूरी टीम 125वीं जयंती के अवसर पर 1,25,000 धम्म ग्रंथों के साथ, 1,25,000 उपासक उपासिकाओं के साथ धम्म ग्रंथ का सामूहिक वाचन करते हुए कीर्तिमान स्थापित कर रही थी, उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार अपने मुख्यालय में बाबा साहब की जयंती का आयोजन किया। और उस जयंती के कार्यक्रम में लगभग 102 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो हम सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके मुख्यालय में आज तक सिर्फ 3 ही महापुरुषों की जयंतियां मनाई गई है, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर। हम उनके जन्मदिन को कभी समानता दिवस के रूप में, तो कभी ज्ञान के दिवस के रूप में, और वही बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जिन्हें कोई सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, कोई कहता है कि यदि हमारे देश में पैदा होते तो हम इन्हें सूरज कहते हैं। और हमने भारत में भी देखा कि CNN के सर्वे में उन्हें द ग्रेटेस्ट इंडियन चुना गया। तो ये तमाम चीजें इस बात की गवाही देती है कि निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का व्यक्तित्व, उनका कार्य, उनकी उपलब्धियां, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान, वो इतना विराट है कि आज देश की राजधानी से लेकर छोटे छोटे नगरों, कस्बों से होते हुए गांव ढाणियों तक बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और आप में से बहुत सारे साथियों ने देखा होगा, ये अनुभव मुझे भी कई बार हुआ, जब दूर दराज के किसी गांव में जाने का अवसर मिला, ढाणियों में जाने का अवसर मिला। तो ये सवाल अलग है कि ये बात ठीक थी या गलत थी,
लेकिन संयोग से अभी कुछ महीने पहले ही जोधपुर के गांव में जाने का अवसर मिला। हम एक बहुत ही टूटे फूटे से घर में बैठे थे, झोंपड़ी नुमा घर में। और उस घर में जो थोड़े समय पहले के मकानों में हम देखते थे कि वो दीवार में छोटे छोटे आले बना लेते हैं और उसमें दीपक रखते हैं लोग, या मोमबत्ती रख दिया करते थे, चिमनी रख देते थे। तो वहीं पे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की एक छोटी सी फोटो पड़ी हुई थी और उसके आगे एक दीपक जला हुआ, और वो बुजुर्ग बता रहे कि पिछले कई सालों से मैं हर दिन बाबा साहब की प्रतिमा के सामने दीप जलाता हूँ। दीवार के नीचे तेल फेलने के जो निशान थे वो पड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि ये पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। तो ये दीवानगी, ये समर्पण का भाव निश्चित रूप से सरकारें बहुत जत्न करके भी अपने महापुरुषों को, अपनी विचारधारा के महापुरुषों को स्थापित करने के उद्देश्य से सरकारी बजट पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करके भी जो काम नहीं कर पाई, वो काम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को मानने वाले लोगों ने बिल्कुल अपनी जेब से पैसे खर्च करके किया है। तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात है। और जो लोग ये कहते हैं, हम अक्सर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक मैसेज देखते हैं कि जब कार्ल मार्क्स की डेथ हुई तो 14 अनुयायी उसके पीछे थे। बाबा साहब की जब डेथ हुई तो लाखों लोग उनके पीछे थे। कार्ल मार्क्स के उन 14 अनुयायियों ने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को पूरी दुनिया में फैला दिया, और बाबा साहब को मानने वाले लाखों लोग उनकी विचारधारा को देश में भी स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन जब हम बहुत गहराई से तथ्यों का अन्वेषण करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, जब हम कह रहे हैं कि वो 2016 में 102 देशों में मनाई गई, और उसके बाद तो ये संख्या निरंतर बढ़ती गई है। गूगल जो यूज करते हैं, हम देखते हैं कि गूगल बहुत बार जो है गूगल डूडल का इस्तेमाल करता है। जब वो किसी को याद करना चाहता है तो बैकग्राउंड में उस महिला या पुरुष का चित्र लगा देता है, श्रद्धांजलि देने के लिए कहें, सम्मान प्रकट करने के लिए कहें। तो गूगल ने भी 2015 या 16 में, संभवतः 2015 में, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 124वीं जयंती मनाई जा रही थी, अपने डूडल के रूप में बाबा साहब की फोटो लगाई। और गूगल का मतलब ये है कि पूरी दुनिया जिस गूगल का इस्तेमाल कर रही है सर्च इंजन के रूप में, वहां सारे देशों में पूरे 24 घंटे बाबा साहब की वो प्रतिमा फ्लैश होती रही। तो हम जब ये कहते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा को हम फैला नहीं पाए, या फिर कार्ल मार्क्स के 14 अनुयायियों से तुलना करते हैं, तो इसका बहुत सीधा सा जवाब यह है कि बाबा साहब की विचारधारा लोकतंत्र की विचारधारा है। बाबा साहब की विचारधारा समानता की है, नागरिकों के अधिकारों की है, और इस बात की वकालत दुनिया का हर देश कर रहा है। तो इस मामले में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का व्यक्तित्व, उनके विचार, उनकी विचारधारा वो ज्यादा व्यापक है, उसका स्वरूप बहुत विस्तृत है, और वो ज्यादा देशों में लागू है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो ये बात ही बेतुकी है, ये तुलना ही आधारहीन है, ये कहना कि कार्ल मार्क्स के 14 अनुयायियों ने ये कर दिया और बाबा साहब के लाखों अनुयायी ये तक नहीं कर पाए। तो ये बात तो मोटी मोटी सी हुई कि जयंती का महत्व क्या, हम क्यों मनाएं। अब दूसरी बात कि अगर हम अपने आस पड़ोस में देखें, पिछले कुछ सालों का विश्लेषण करें, तो हमारे यहाँ भारत के संदर्भ में विशेष रूप से मैं बात कर रहा हूँ कि जयंतियों का स्वरूप क्या है, कार्यक्रम किस तरह से आयोजित हो रहे हैं, उनकी उपलब्धियां क्या है। क्योंकि जब तक हम इन पर बात नहीं करेंगे तब तक ये तय कर पाना भी मुश्किल है कि हमें जयंती का कार्यक्रम किस तरह से मनाना चाहिए। एक सामान्य सा पैटर्न औपचारिक रूप से वो ये दिखाई देता है, किसी भी गांव या शहर में जो सामाजिक या अम्बेडकराइट संगठन बने हुए हैं, वो तैयारियां करते हैं कुछ समय पहले, बैठ के करते हैं, ये तय करते हैं कि इस बार का कार्यक्रम कहाँ आयोजित करना है, इस बार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होंगे, विशिष्ट अतिथि कौन होंगे, और दूसरे जो खास मेहमान है वो कौन कौन होंगे। वो संभवतः ये भी तय कर लेते होंगे कि इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कौन रहेगा। और ये परंपरा भी एक तरह से स्थापित सी है कि जो हमारे मुख्य अतिथि होते हैं, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे होते हैं, उन्हें हम वक्ता के रूप में देखते हैं। एक ट्रेंड ये है कि हम कुछ दिन रसीदें लेके घूमते हैं और कुछ धन का संग्रह करते हैं ताकि जयंती का कार्यक्रम अच्छे से हो जाए, और उस पर जो खर्च होना है वो 20,000 हो कि 50,000 हो, कार्यक्रम के स्वरूप के हिसाब से, गांव या शहर के हिसाब से। और फिर सब लोग जो है 14 अप्रैल का इंतजार करते हैं और बहुत उत्साह के साथ
हम देखते हैं कि लोग रैलियां निकालते हैं, स्पीकर बजा रहे हैं, नीले जो दुपट्टे हैं वो अपने गले में टांगे हुए हैं, और इस तरह से एक औपचारिक सा आयोजन रहता है। पल भर के लिए यदि ठहर कर हम ये सोचना चाहें कि इन सारे के सारे कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य क्या है, या फिर जो आयोजन करने वाले लोग हैं, जो प्रबंधन टीम के हैं, उस संगठन के नेतृत्व करता है, आयोजन करता है, उन लोगों ने क्या अपने जयंती के कार्यक्रम का उद्देश्य तय किया? जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं आपसे, जगह का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, अभी 2-3 वर्ष पहले की बात है, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती आने वाली थी। उस स्थान पर मीटिंग का आयोजन किया गया और 50-60 लोग उस शहर के आए हुए थे। सब लोग चर्चाएं कर रहे कि इस बार जयंती कैसे मनाएंगे, कौन क्या जिम्मेदारी लेगा। तो एक सज्जन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पिछले 22 वर्षों से हम इस शहर में बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। जब मेरी बोलने की बारी आई तो मैंने बहुत विनम्रता से उनसे पूछा कि पिछले 22 सालों में जयंती कार्यक्रमों की उपलब्धि देखनी हो तो आप किस रूप में देखते हैं, क्या उपलब्धियां नजर आती है? बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का व्यक्तित्व महान शिक्षा शास्त्री, शिक्षाविद, जो खुद कॉलेज बना रहे हैं, खुद स्कूल बना रहे हैं, खुद हॉस्टल्स बना रहे हैं, हमारे शहर में न तो बाबा साहब के नाम पर हमारे समाज को दिशा देने वाला, उसके शैक्षणिक विकास की दिशा में काम करने वाला न तो कोई हॉस्टल है, न कोई स्कूल हम खोल पाए हैं, न कोई कॉलेज बना पाए हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री, और हम बहुत छाती ठोक कर ये कहते हैं कि बाबा साहब की लिखी गई किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर, उसमें दिए गए सुझाव के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। तो फिर उन्हीं बाबा साहब को मानने वाले लोग ही सबसे ज्यादा गरीब क्यों हैं? उनके उत्थान के लिए, उनके रोजगार की दिशा में भी कोई प्रयास नजर नहीं आता है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जिस राजनीतिक मूवमेंट के साथ आगे बढ़े, ये तक कहते रहे कि दूसरों के महलों में भले ही जाना लेकिन अपनी झोंपड़ी को मत जला के जाना, वो बाबा साहब, उनकी राजनीतिक आइडियोलॉजी वो कहाँ स्टैंड करती है हमारे गांवों में, हमारे शहरों में जहाँ हम जयंती के कार्यक्रम कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, जिन्हें बोधिसत्व कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक क्रांति वो करके जाते हैं 1956 में। तो हम अपने गांव शहर में कितने लोगों को बौद्ध बना पाए, कितने लोग बौद्ध बन पाए? और यदि नहीं बन पाए तो फिर जयंती कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य क्या है? तो ऐसे कितने ही सवाल हम देखते हैं कि हम एक तरह से एक बहुत ही गहरी औपचारिकता में उलझ कर रह गए हैं कि जयंती का कार्यक्रम करना है। जिस तरह से सरकारों को लगता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का उत्सव स्कूल में मनाना है, इस दिन ये कार्यक्रम करना है, इस दिन ये कार्यक्रम करना है, तो जहां औपचारिकता आ जाती है वहां व्यवहारिकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और चीजें सच में धरातल पर लागू होने में दुविधाएं उत्पन्न होती है। तो हम सब के लिए भी ये चिंतन करने का विषय है, जहां कहीं भी जयंती के कार्यक्रम होते हैं, कम से कम आयोजकों को सोचना चाहिए कि हम एक नारेबाज भीड़ इकट्ठी करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कार्यक्रम मनाने का? हम अपने उद्देश्य को पूरा कैसे करेंगे? हम जो जयंती मनाएंगे 14 अप्रैल 2025 को, इसके आउटपुट क्या निकलेंगे 2025 में? समाज के लोगों पर इसके सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम क्या पड़ेंगे? हमें हासिल क्या होगा? अगर ये चिंतन मनन हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जयंती कार्यक्रम निश्चित रूप से कोरी औपचारिकता है। और मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जिस दिन से राजकीय सेवा में चयन हुआ तब लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अब पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई है, तो हमने लगातार 3 साल हमारे गांव के पड़ोस में, जहां अम्बेडकर भवन बना हुआ था एक दूसरे गांव में, वहां 3 साल लगातार बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम किए। अब जितनी समझ थी, और मैं तो खुद आश्चर्य करता हूँ, आपको भी संभवतः सुनकर हंसी आएगी कि पहली बार जब हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई तो सरस्वती माता की फोटो रखी स्टेज पे और दीप प्रज्वलित करके वो जयंती के कार्यक्रम का मंगल आरंभ हुआ। लेकिन उन 3 साल जयंती मनाने के बाद जो कुछ समझ में आया, कम से कम ये बात तो स्पष्ट हो गई दिमाग में कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कोई आउटपुट नहीं है।
हम 15 दिन भागदौड़ करते हैं, रसीदें काटते हैं, लोगों को बुला बुला कर लाते हैं, लेकिन सुनने वाले लोगों पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हो रहा है, परिणाम भी नहीं आ रहे हैं। चौथे साल हमने वहां पे जयंती मनाना बंद कर दिया। और फिर जब श्रद्धेय भंते जी से जुड़ा हुआ, धम्मभूमि से जुड़ा हुआ, तो फिर सोचने समझने की दिशा ही बदल गई। तो उस वर्तमान स्वरूप को समझते हुए, अपनी उपलब्धियों को, अपनी नाकामियों को, दोनों को समझते हुए जब आप बहुत गहराई से चिंतन करेंगे, तब समझ में आएगा कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। हम जो ये बना बनाया ट्रैक है, एक स्थापित सा रास्ता हो गया है जयंती मनाने का, इससे बाहर निकलकर समाज को दिशा देने का काम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तीसरे बिंदु की बात आती है कि फिर हमारी क्या भूमिका है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सच में अपना आदर्श मानने वाले लोग क्या काम करें, वो किस रूप में जयंती के कार्यक्रम को अधिकतम सामाजिक बदलाव की तरफ मोड़ सकते हैं, उसे दिशा दे सकते हैं, उसे निर्देशित कर सकते हैं। तो 3-4 बातें छोटी छोटी सी मैं साझा कर रहा हूं। जब हम अपनी भूमिका की, अपनी जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, बिंदुवार यदि हम समझना चाहें, तो सबसे पहला और प्राथमिक काम यह है कि जो भी साथी सक्रिय मोड में रहते हैं, एक्टिव मोड में रहते हैं अपने अपने एरिया में, चाहे आप गांव में जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं, शहर में कर रहे हैं, वो राज्य या देश की राजधानी हो सकती है, जहां कहीं भी बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, एक तो बहुत सक्रिय हस्तक्षेप जरूरी है। अगर आप आउटसाइडर बनकर बैठे रहेंगे, सिर्फ श्रोता बनकर बैठे रहेंगे और पीछे सबसे लास्ट में कुर्सी पर बैठे हुए टीका टिप्पणियां करेंगे कि इन लोगों को ऐसे करना चाहिए था, इन लोगों को ऐसे करना चाहिए था, ये गलत किया, ये सही किया, तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। और उस विचार को जो आपके दिमाग में है, उसके लागू होने की कोई संभावना भी नहीं है। तो पहला काम, जहां कहीं भी मीटिंग आयोजित हो रही है बाबा साहब की जयंती मनाने को लेकर, आपकी उसमें सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए और आप अपने सुझावों के साथ जाएं। जिस किसी भी साथी को बात करनी हो, धम्मभूमि की टीम से श्रद्धेय भंते जी से बात कर लें आप कि आज हमारे यहाँ मीटिंग रखी हुई है, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ ताकि जयंती का कार्यक्रम अच्छा हो जाए, तो क्या सुझाव दे सकूं, तो आप और मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन पहला काम कि उस आयोजन मंडली में, उस प्रबंधन समिति में जो 14 अप्रैल 2025 का जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें आपकी सक्रिय सहभागिता, सक्रिय हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि आप बता सके उन लोगों की जयंती का कार्यक्रम ऐसे आयोजित करना है। हो सकता है आपकी सारी की सारी बातें न मानी जाए, आप 5 सुझाव देते हैं, वो एक ही मानने को तैयार हो, लेकिन एक सुझाव के साथ भी यदि आगे बढ़ेंगे और वो अच्छा होगा, उसके सुखद परिणाम आएंगे, तो अगली बार आपके 3 सुझाव और मान लिए जाएंगे। और न भी माने कोई, तब भी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम कम से कम बताने का काम तो करें, ताकि जो आयोजनकर्ता लोग हैं उन्हें भी स्पष्ट रहे कि हमें काम करना क्यों है। दूसरी बात, जहां कहीं भी जयंती के कार्यक्रम में, किसी भी बैठक में हम उपस्थित है, हम बहुत सुस्पष्ट शब्दों में इस बात की वकालत करें कि इस जयंती के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। और आप चाहें, मैं इस कार्यक्रम के लिए जो भी 14 अप्रैल 2025 को आयोजित होना है, 2 उद्देश्य आपसे साझा कर रहा हूं और मेरे ख्याल से ये सर्वाधिक प्रासंगिक और सर्वाधिक जरूरी बातें हैं। 14 अप्रैल 2025 का जयंती समारोह है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में इन 2 बिंदुओं के इर्द गिर्द रहना चाहिए, बल्कि इन्हीं पर केंद्रित रहना चाहिए। पहला मुद्दा है महाबोधि विहार के आंदोलन का, क्योंकि जब तक हम इस आंदोलन को एक जन आंदोलन की शक्ल नहीं देंगे, और 14 अप्रैल वो दिन है जब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को मानने वाले हर प्रकार के व्यक्ति जयंती समारोह में उपस्थित रहते हैं, तो प्राथमिक रूप से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो महाबोधि विहार के इतिहास के बारे में, अब तक हुए आंदोलन के बारे में और वर्तमान में जो आंदोलन हो रहा है उसके बारे में बहुत गंभीरता के साथ और बहुत ही तथ्यात्मक और तार्किक ढंग से बात करते हुए सामने बैठे हुए लोगों के दिमाग में ये बात स्थापित कर सके कि 12 फरवरी से चल रहा आंदोलन कितना महत्वपूर्ण है, इसमें हमारी भूमिका क्या है, हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, ताकि पूरे देश में संदेश जाए। अभी जिस आंदोलन को हम लोग कम लोगों तक पहुंचा पाए हैं, वो सोशल मीडिया तक सिमटा हुआ है।
तो सोशल मीडिया से बाहर निकालकर उसे जन जन तक पहुंचाने का काम, सबसे बड़ा अवसर निश्चित रूप से 14 अप्रैल हमारे सामने है। तो एक महत्वपूर्ण सुझाव तो ये है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है जयंती के कार्यक्रम का, कि हम महाबोधि विहार के मुद्दे पर, उसके बारे में तमाम जानकारियां, सारे के सारे तथ्य, आंदोलन की रूपरेखा, वर्तमान परिस्थितियां, वो सारी चीजें सामने बैठे हुए लोगों से साझा करें। और संभव हुआ तो धम्मभूमि एक बहुत ही तथ्यात्मक आलेख इस पर जारी कर देगी। कोई भी सुस्पष्ट शब्दों में वाचन करने वाला साथी अपने यहाँ के जयंती कार्यक्रम में कम से कम उस आलेख को जाकर पढ़ भी देगा, तब भी वो बहुत बड़ा काम होगा कि हम एक साथ करोड़ों लोगों तक एक ही दिन में महाबोधि आंदोलन के उस स्वरूप को, उसकी आवश्यकता को, उसके महत्व को, उसके दूरगामी परिणामों को लोगों के सामने रख पाएंगे। तो पहला उद्देश्य कि हम 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती क्यों मनाएं, उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना, उसे एक जन आंदोलन में परिणत करना। तो इस काम में हमारी भागीदारी, अम्बेडकर जयंती मनाने वाले सारे के सारे आयोजकों की भागीदारी निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जिस रूप में तय करेंगे उस जयंती के कार्यक्रम को, वो ठीक वैसा ही संपादित होना है। दूसरा, एक और बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि इस बार चूंकि हम 10 नवंबर को श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में बौद्ध आचार संहिता जारी कर चुके हैं, और संभव है कि 18 मार्च के कार्यक्रम में भी और उसके बाद से महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन की वजह से हम उस आचार संहिता को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप कम से कम ये सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे हम किसी एक स्थान की बात करें, राजस्थान के जयपुर शहर में बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम होना है, और आयोजकों को लगता है कि इस कार्यक्रम में 3000 लोग उपस्थित होने वाले हैं। तो इस जयंती के कार्यक्रम में जितना बजट संभावित है, उसमें 3000 बौद्ध आचार संहिता की प्रतियां छपवाने का बजट और जोड़ दिया जाए, और वो प्रतियां जो बौद्ध आचार संहिता की है, संभवतः आपको नोएडा में वो बहुत ही शानदार लेमिनेटेड पेपर पर और कलर प्रिंटिंग के साथ मिली। आप चाहे तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसके साइज को छोटा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसमें लिखी गई बातें जयंती कार्यक्रम में आने वाले हर एक व्यक्ति को कम से कम एक एक प्रति भेंट की जानी चाहिए, ताकि वो समझ सके कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जिस बौद्ध में भारत की बात कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जिस बौद्ध समाज की बात कर रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर जिस बौद्ध धर्म की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रहे थे, वो तमाम चीजें सही तरीके से लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि आचार संहिता जब विमोचन हुआ तो 3000 लोगों के हाथों में गई, और उसके बाद भी संभवतः वो कुछ और लोगों तक पहुंची होगी। लेकिन इस कार्यक्रम के बहाने जो छोटे छोटे गांवों से लेकर कस्बों शहरों से होते हुए देश की राजधानी तक आयोजित हो रहा है, इसमें यदि हम कार्यक्रम के बजट में बौद्ध आचार संहिता छपवाने जितनी संख्या उपस्थित होती है उसी अनुपात में, बहुत अनावश्यक छपवाने की जरूरत भी नहीं है, तो कम से कम एक आदमी को एक आचार संहिता की प्रति मिल जाए। ये सुनिश्चित करते हुए आप श्रद्धेय भंते जी से संपर्क करेंगे, धम्मभूमि की कोर टीम से संपर्क करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप धम्मभूमि या श्रद्धेय भंते जी को इन दिनों संभवतः इतना समय मिलेगा भी नहीं कि वो अपने स्तर पर इन सारी चीजों को मैनेज कर सके, तो आपको उसकी पीडीएफ भेजी जा सकती है। आप किसी भी स्थानीय प्रिंटर से बात करके और अपने वहां जो भी कॉस्टिंग आती है उसकी, 10 रुपए में छपे, 20 रुपए में छपे, वहां छपवाएं उसको और उसको वितरित करने का काम करें। महत्वपूर्ण बात है उसमें लिखे गए विचार, साइज छोटा हो सकता है, पेज की क्वालिटी ठीक ठाक है तब भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम उसमें लिखी गई बातें लोगों तक पहुंचे, ऐसा प्रयास हमें करना है। और हर एक जिला मुख्यालय पर प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं जो शादी के कार्ड छापने का काम करते हैं, और वो कुछ किताबें भी छाप रहे होते हैं, मैगजीन छाप रहे होते हैं, तो उस छोटी सी किताब को वो सहजता से छाप कर दे देंगे आपको। तो ये महत्वपूर्ण प्रयास कि हम बौद्ध आचार संहिता को, उसकी कम से कम एक एक प्रति बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में आने वाले हर एक व्यक्ति के हाथ में थमा कर देंगे, ताकि जब वो घर पर जाकर पढ़े, उसके परिवार के सदस्य पढ़े, उसके घर में आने वाले दूसरे लोगों की नजर उस पर पड़े, तो वो इस बात को समझ सके कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का सच्चा मूवमेंट क्या है,
बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर किस तरह के समाज के निर्माण की बात कर रहे थे, वो किस तरह के नागरिकों की उम्मीद कर रहे थे, उनकी हमसे अपेक्षाएं क्या थी, और हम उन अपेक्षाओं को पूरा कैसे कर सकते हैं अपने घर से। ये सारी बातें निश्चित रूप से आचार संहिता में लिखी हुई है। तो हम जयंती कार्यक्रम के उद्देश्यों में इस बात को भी सम्मिलित करें कि हम बोध आचार संहिता को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, सामान्यतः बड़े शहरों में कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्रियों से होते हुए विधायकों, सांसदों तक राजनीतिक मसलों की भेंट चढ़ जाता है। हम लोग महीनों प्रयास करते हैं, हम बजट खर्च करते हैं, हम समाज के लोगों को एकत्रित करते हैं, और फिर उन हजारों लोगों जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, उन्हें छोड़ देते हैं उन राजनेताओं के सहारे जो मंच पर बैठे हुए हैं। वो जिस किसी भी विषय पर बात करके जाएंगे, तो वो जो कुछ भी बताकर जाएंगे, सामने बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, और हम नहीं जानते कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं क्या है, और वो किस स्वार्थ से प्रेरित होकर हमारे बीच में आए हैं, या फिर आयोजन करने वाले लोगों ने उन्हें किस उद्देश्य से बुलाया है। तो कम से कम ये सुनिश्चित करें, भले ही किसी भी प्रकार के लोग बैठे हों, ये बात तो कह दी जाए स्पष्ट रूप से कि यहाँ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर और अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित बात की जाए। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के योगदान, उनके नाम पर चल रही योजनाओं, उनके क्रियान्वयन की बात की जाए। इस मंच पर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का अनुसरण करते हुए जो बौद्ध समाज बन रहा है, उसे बुद्ध विहार के निर्माण के लिए जमीन आवंटन की बात की जाए। बौद्धों को, जैसे हम राजस्थान की बात करें, दूसरे राज्यों में मुझे नहीं पता, बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश यहाँ पे नहीं हो रहा है। बाबा साहब तो 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने वकालत करते हुए बुद्ध पूर्णिमा के अवकाश की बात कर रहे थे, और यहाँ आज भी नहीं हो रहा है। तो कम से कम जब सरकार से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हैं सामने मंच पर, तो हम बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उनसे ये भी मांग कर सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे की ओर ध्यान दें कि बौद्धों की संख्या राजस्थान में बढ़ रही है, और बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश भी होना चाहिए। तो वो तमाम चीजें जो बौद्ध समाज के हित में है, वो तमाम चीजें जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के अनुयायियों के हित में है, अगर राजनीतिक लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, तो कम से कम बातें तो उस स्तर की हो, न कि ऐसा हो कि उन्होंने जो कुछ उल्टा सीधा कहा, हमने तालियां बजाई, और हमने हमारे ही लोगों के दिमाग में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के बिल्कुल विपरीत विचार भरने का काम कर दिया, तो हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे होंगे। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिन अतिथियों का, जिन अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथियों का आप चयन कर रहे हैं, वो कम से कम ऐसे हो जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के इर्द गिर्द केंद्रित रहने वाले लोग हों। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम बहुत बार किसी वक्ता को भी आमंत्रित करते हैं, और ये बात भी मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। एक दफा मुझे किसी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया, बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में, और मैं चला गया। तो वो जो 4-5 आयोजनकर्ता लोग थे, प्राथमिक रूप से जो अग्रिम पंक्ति में खड़े थे कार्यक्रम में, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारे लोग उपस्थित थे। घर आने के बाद शाम को मैंने फोन किया उन्हें, और कुछ फीडबैक लेने के उद्देश्य से। तो जैसे ही सामने से किसी ने कॉल उठाई, उन्होंने कहा कि पारस जी, हम आपसे बाद में बात करेंगे, आज कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, अभी तो हम पार्टी कर रहे हैं, किसी होटल में बैठे हुए हैं, और जो चलना चाहिए पार्टी के नाम पर वो सब चल रहा है। तो मैं तो बहुत घनघोर आश्चर्य से भर गया, मन ही मन दुखी हुआ कि जिन लोगों के आमंत्रण पर मैं जयंती कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बना, जिस स्टेज पर खड़े होकर दिन में मैं पंचशील की व्याख्या करते हुए कभी शराब न पीने की बात कर रहा था, और उसी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता लोग जो हैं उसी दिन शाम को बैठकर पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो मैं किन लोगों के बुलाने पर कार्यक्रम में गया था। ठीक यही हाल बहुत से वक्ताओं का भी होता है, और श्रद्धेय अंते जी बहुत सुस्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप वक्ता बनाकर बुला रहे हैं, पहले ये आश्वस्त हो लें कि वो खुद शीलवान हो, वो अच्छा अम्बेडकराइट हो, वो कम से कम बोध हो, तो हम सामने बैठे हुए लोगों को ठीक विचार परोस पाएंगे। नहीं तो कितनी ही बार हम देखते हैं कि या तो कोई विरोधाभासी बात कहकर
हमारे जयंती कार्यक्रमों की दिशा ही बदल देता है, कार्यक्रम के उद्देश्य को डाइवर्ट कर देता है, या फिर कई बार अति उत्साह में हमारे ही प्रबुद्ध साथी दूसरी व्यवस्था के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियां करते हुए किसी नई आफत को आमंत्रित कर लेते हैं। तो इन दोनों ही चीजों से हम बच सकें, इसके लिए जरूरी है कि जिस वक्ता का आप चयन कर रहे हैं वो बहुत गंभीर हो, वो शीलवान हो, वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के निकट हो, और संभव हो तो वो बहुत अच्छा और सच्चा बौद्ध भी हो। तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता से आमंत्रित करें, भले ही वो अच्छे पद पर न हो, भले ही वो आपको बहुत बड़ा डोनेशन न दे सके, लेकिन तब भी आपको जो तामझाम करने हैं करिए, लेकिन विचारों के साथ कभी समझौता मत करिए। वैचारिक रूप से बाबा साहब जो चाह रहे हैं, महाकारुणिक बुद्ध की जो विचारधारा है, धम्मभूमि जिन विचारों के साथ पूरे देश को श्रेष्ठ जीवन सौंपने का काम कर रहा है, वो विचार ठीक ढंग से संप्रेषित होनी चाहिए, वो बात सामने बैठे हुए लोगों के दिमाग में जानी चाहिए, तभी कार्यक्रम मनाने की सार्थकता है। और आखिरी बात कि जब हम कार्यक्रम समाप्त कर लेते हैं तो सामान्य सा ट्रेंड यही रहता है कि जो आयोजनकर्ता लोग हैं वो हिसाब किताब करते हैं, कितने पैसे इकट्ठे हुए थे, कितने खर्च हो गए हैं, कुछ बच गए हैं, या फिर जेब से लगने की नौबत आ गई है। और इस हिसाब किताब के संपन्न होने के बाद हमारा जयंती का कार्यक्रम अगले 364 दिनों के लिए स्लीपिंग मोड पे चला जाता है। फिर जब 14 अप्रैल 2026 की बात आएगी, तब हम दोबारा इकट्ठे होंगे और दोबारा काम करेंगे। तो इस गंभीर निद्रा का शिकार नहीं होना है, हमें साल भर काम करना है। तो जयंती कार्यक्रम के साथ साथ ये रूपरेखा भी बनाएं आप कि कम से कम 2025 में आगे जो 8 महीने बच गए हैं अप्रैल के बाद, उन 8 महीनों में इस 2025 के हमारे लक्ष्य क्या है, जिस संगठन के बैनर तले आप कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, उस गांव शहर के लोग कम से कम बैठकर ये चिंतन तो करें कि 2025 में हम अपने गांव में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को लागू करने की दिशा में क्या प्रयास कर सकते हैं। हम कितने बच्चों को छात्रवृत्तियां दे सकते हैं, कितने बच्चों को पढ़ने में सहयोग कर सकते हैं, कितने बच्चों को किताबें भेंट कर सकते हैं, कितने बच्चों को लाइब्रेरी से जोड़ सकते हैं। क्या गांव या शहर में बुद्ध विहार बनने की संभावना है। पिछले कई सालों में श्रद्धेय बंते जी का कार्यक्रम नहीं हुआ, क्या हम ऐसा कोई कार्यक्रम करवा सकते हैं। क्या हम बौद्ध समाज के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर सकते हैं। और भी तमाम तरह की चीजें जो आपके दिमाग में आती हो, जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों के अनुकूल हो, उन चीजों को साल भर तक कैसे संचालित किया जाए। अभी जैसे धम्मभूमि की सामूहिक वंदना की गतिविधि आयोजित होती है, तो क्या हम इस जयंती कार्यक्रम के बहाने इस फॉर्मेट को साल भर चला सकते हैं। उन तमाम चीजों पर भी एक लाइन में बात का सार ये है कि हम सिर्फ जयंती मनाकर निष्क्रिय न हो जाएं। हमारी गतिविधियां, चाहे वो अम्बेडकरिज्म की हो, चाहे वो बुद्धिज्म की हो, चाहे धम्मभूमि की हो, वो नियमित रूप से चलती रहे। इस दिशा में हम क्या प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप बदलावों की बात करेंगे, आज से 5 साल पहले यदि मैं मेरे गांव में एकमात्र अम्बेडकराइट था, एकमात्र बुद्धिस्ट था, और आज 5 साल बाद भी मैं मेरे गांव में अकेला ही अम्बेडकराइट या बुद्धिस्ट हूं, तो सीधा सा मतलब ये है कि अपने उस क्षेत्र में काम करने की दिशा में मेरा प्रयास या तो बहुत कम रहा है, और बहुत रेयर मामलों में ऐसा हो सकता है कि बहुत प्रयासों के बाद भी कुछ बदलाव ना आए। लेकिन तब भी 1 से 2 तो हुआ जा सकता था, 1 से 100 भले ही हम न हो पाए। तो ये चिंतन मनन करने का अवसर भी इस जयंती के अवसर पर हमें मिल रहा है कि हम नजरें दौड़ाएं अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की ओर, और स्थानीय लोगों की जो भी संभावित योजनाएं हो सकती है, उन्हें धर्म से जोड़ने की योजनाएं हो सकती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, दर्जनों बार मैंने कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के पूरे जीवन का सार यदि एक लाइन में आपको समझना कहना है, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर हमसे क्या उम्मीद कर रहे थे। तो वो राजनेता बने कि नहीं बने, अर्थशास्त्री बने कि नहीं बने, हम अच्छे से पढ़ लिख पाए कि नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये प्राथमिक बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन का निचोड़ उनके आखिरी दिनों में दिखता है, जब वो धर्म की शरण में जाते हैं। तो जब हम बौद्ध बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तब निश्चित रूप से हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के बहुत नजदीक जाकर खड़े हो जाते हैं। तो इस दिशा में हम क्या प्रयास करेंगे,
इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए यदि हम अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सार्थक परिणाम भी आएंगे। हालांकि श्रद्धेय बनते जी किसी दिन अगर उन्हें फुर्सत हुई तो इस विषय पर दोबारा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, ये बात ऐड करते हुए मैं इस विषय को यहीं विराम दूंगा कि कार्यक्रम की शुरुआत भी हमें माँ काणिक बुद्ध की वंदना के साथ करनी है और किसी एक प्रशिक्षित साथी को, जैसे हम धम्मभूमि की मीटिंग में देखते हैं, कार्यक्रमों में देखते हैं, कोई भी एक साथी व्हाइट ड्रेस में, सफारी ड्रेस में सामने खड़ा हो और सारे लोगों को जैसे हम तीक्ष्ण पंचशील करते हैं उस विधि से बहुत ही शानदार ढंग से कार्यक्रम का आगाज होना चाहिए, उसकी शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद वो अपनी गति से अपनी गतिविधियों के साथ आगे बढ़ता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और न केवल सुना होगा, सुनना तो बहुत आसान बात है, इन बिंदुओं पर विचार करते हुए कि हमें कार्यक्रम के उद्देश्य स्पष्ट ढंग से अपने दिमाग में रखने हैं और सिर्फ दो ही उद्देश्य इस बार 14 अप्रैल 2025 को महाबोधि विहार आंदोलन मुक्ति का जो आंदोलन है उसकी बात जन जन तक पहुंचानी है और दूसरा बौद्ध आचार संहिता जो श्रद्धेय बनते जी के कुशल नेतृत्व में धम्मभूमि द्वारा तैयार की गई है, भले ही वो स्थानीय स्तर पर प्रिंट करवानी पड़े, उसकी प्रतियां कार्यक्रम में, जयंती कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हर एक व्यक्ति को कम से कम एक प्रति भेंट करनी है। और इस बजट को हम कार्यक्रम के बजट के साथ जोड़ लेंगे पहले से, तो निश्चित रूप से एक अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इस रिमाइंडर के साथ कि महाबोधि विहार मुक्ति का आंदोलन जो बोध गया में चल रहा है, आज उसका 43वां दिन है और देश भर के भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासक उपासिकाओं के साथ साथ धम्मभूमि की पूरी टीम भी श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वहां डटी हुई है और हम में से बहुत सारे साथियों ने सहयोग किया है। लेकिन कार्यक्रम या वो धरना निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन है और हर कार्यक्रम में जब हम 10 दिन का, 5 दिन का करते हैं तब भी हमें बहुत सारे सहयोग की जरूरत पड़ती है। अब जब अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, सैकड़ों लोग वहां पे भोजन कर रहे हैं, उनके रहने की, खाने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएं हैं, पानी तक मंगवाना पड़ रहा है, तो फिर ऐसे में ये जरूरी है कि हमारी दानशीलता निरंतर बनी रहे ताकि कम से कम धन के अभाव की वजह से वहां बैठे हुए लोग निरुत्साहित न हो, उनका हौसला नहीं टूटे और वो इसी जीवटता, प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ माँ बोधि विहार की मुक्ति के आंदोलन में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे। उन तमाम प्रबुद्ध भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासक उपासिकाओं को हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करते हुए और आप सबसे सहयोग की अपील करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। अब सभी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय।